हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चंस। यानी हम पहले कंसेप्ट को पूरा सीखेंगे और इस कंसेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस आज तक की पूछे गए हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पियाजे को लेकर पूछे गए हैं, वो भी आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जीन पियाजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। इसीलिए टीचिंग एग्जाम कोई सा भी हो, बिना जीन पियाजे के नहीं किया जा सकता। यानी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई टीचिंग एग्जाम हो रहा हो और उसके अंदर जीन पियाजे की बात ना हो रही हो। तो जीन पियाजे, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, वहां उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए जीन पियाजे को इतनी महत्ता दी गई है। अगर हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो पहले हम जीन पियाजे को समझेंगे। जीन पियाजे जो थे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं आते, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जीन पियाजे कौन थे। बट इस बात को जरा समझ लेंगे, जीन पियाजे एक्चुअली सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी यानी फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाए गए, यानी बाल मनोविज्ञान के पिता या प्रतिपादक कहे गए हैं। तो इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा है और इन्होंने ही छोटे बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट का यानी नन्हे वैज्ञानिक या फिर लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो इस बात को समझेंगे। अच्छा, ये जीन पियाजे जो हैं ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि बच्चे को टीचर या फिर पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती नॉलेज लेने के लिए, बल्कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट वर्ड बना है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन आप समझते हैं, किसी भी मकान का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है कि एक ईंट पर दूसरी ईंट रखकर, फिर तीसरी ईंट रखकर, फिर चौथी ईंट रखकर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो बच्चा होता है उसका एक बेसिक चीज होती है, बुनियाद होती है, उस पर वो 1 2 3 4 5 6 ईंटें रखकर एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, नॉलेज को खुद उसकी संरचना करता है। तो जीन पियाजे बिल्कुल यही मानते हैं कि ये बच्चा जो है उसे किसी टीचर या उसे भी किसी पेरेंट्स की जरूरत नहीं है नॉलेज को लेने के लिए। नॉलेज को वो खुद ही बनाता है, खुद ही उसको कंस्ट्रक्ट करता है। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाए हैं। और रेडिकल और एक और है जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके वाइगॉस्की हैं और एक और हैं जॉन डीवी। तो ये आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअली मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूं आपको कि जीन पियाजे और वाइगॉस्की का मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, जीन पियाजे जो कहते हैं वो कहते हैं जो बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, बच्चा जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है वो विद इन करता है, यानी अपने अंदर से करता है, अपने अंदर से ज्यादा चीजों को निकालकर ज्ञान वो अर्जित करता है। वाइगॉस्की बिल्कुल इसका उल्टा कहते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं जो बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है समाज से, यानी इंटरेक्शन से, यानी उसे बाहर से चीजें मिलती हैं, जब उसका डेवलपमेंट होता है फिर उसकी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जीन पियाजे और वाइगॉस्की बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इस बात को समझ लेना। और इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जीन पियाजे कहते हैं कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन बच्चे के अंदर से होता है, और वाइगॉस्की कहते हैं कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन बच्चे के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से, जब वो सोशली इंटरेक्ट होता है, लोगों से मिलता जुलता है, तो वो सीखता है। इसी वजह से दोनों की कंसेप्ट में ये भी बेसिक डिफरेंस है कि पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चा सोचता है, यानी अंदर से सोचेगा, फिर लैंग्वेज को सीखेगा, फिर बाहर की चीज को सीखेगा। लेकिन वाइगॉस्की कहते हैं पहले बाहर की लैंग्वेज को सीखेगा, फिर उसके अंदर थॉट आएगा। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है, इस बात को समझ लेना। इसीलिए जीन पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाए हैं और आपके वाइगॉस्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाए हैं। दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इस बात को ध्यान रखना। दोनों का एक ये मानना है कि जो बच्चा जो अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है वो खुद करता है, टीचर या पेरेंट्स उसे नॉलेज देते नहीं है, बल्कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद करता है। इस बात को बेसिक चीज है ये, बिल्कुल इसे समझ लेना। चलिए अब बात करते हैं कि पियाजे की थ्योरी यानी संज्ञानात्मक जो विकास है उसके अंदर दो चीजें बहुत मेन हैं। दो चीजें क्या मेन है? एक तो स्टेजेस, यानी अगर हम बात करें स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस में क्या बताया गया है
कि जीन पियाजे ने ये बताया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस को गुजरते हुए होता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है वो किसी भी एज में कोई भी डेवलपमेंट कर लेगा, यानी उसे पर्टिकुलर एज से गुजरना पड़ता है, फिर उसे पर्टिकुलर उसका विकास उसी हिसाब से होता रहता है। दूसरी बात की है कॉग्निटिव प्रोसेस की, यानी बच्चा जो है अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाता है, यानी बच्चे के जो कंस्ट्रक्शन होता है नॉलेज का, सृजन होता है, जो संरचना होती है ज्ञान की, वो कैसे होती है उसको बताया है, जिसके अंदर ये 4 चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपने बार बार भी देखे होंगे कि स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम क्या है, ये स्टेजेस तो आपने भी बहुत बार पढ़ी होंगी और ये 2 ही चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज इसके अंदर वो है कि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके टीचर्स अपनी रियल लाइफ में इनका कैसे इम्प्लीकेशन करेगा, तीसरी चीज ये है। अगर हम बात करते हैं तो ये 2 ब्रॉडली कैटेगराइज्ड आपकी कंसेप्ट हैं जो जीन पियाजे की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही फोकस बना के हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके जो जीन पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और आपके जो वाइगॉस्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। पहले कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब समझ लेंगे, मैं इसमें आपको बता देता हूं। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म मींस दैट नॉलेज इज नॉट गिवन, यानी हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो होता है वो नॉलेज ऐसा नहीं है कि टीचर ने कोई बात बता दी और बच्चे ने मान ली, ऐसा नहीं होता, बल्कि बच्चा जो चीजों को जानता है तो बेसिकली पहले वो अपने अंदर उस चीज को कंस्ट्रक्ट करता है, उस चीज को बनाता है जब जान पाता है। ठीक है, तो नॉलेज इज नॉट गिवन, यानी ऐसा नहीं है कि टीचर ने पैसिवली कोई नॉलेज दी और बच्चे ने ले ली, बल्कि बच्चा उसे पहले ही कंस्ट्रक्ट करता है तभी उसको समझ पाता है। तभी तो आप छोटे बच्चों को कुछ भी बताओ तो एकदम समझ में नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे जब वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है तभी उसको समझ में आती है। तो ये आपको इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसी के अंदर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आता है और एक आता है आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और अगर हम वाइगॉस्की की बात करें तो वो हैं आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? claims that there is no certainty in knowledge because there is no objective foundation for it, यानी बेसिकली इनका मीनिंग यहाँ पर यही है, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट सोचते हैं कि बच्चा अंदर से ज्ञान को निकालता है, बाहर से उसके पास कोई ज्ञान नहीं आता। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि बच्चा जो है इंट्रैक्शन, यानी अपने मेंबर से इंट्रैक्शन करता है और उसी हिसाब से नॉलेज को बिल्ड करता है। तो इस बात को आप समझ लेना, यह है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी ये बच्चा अपना जो संज्ञानात्मक विकास करता है, यानी जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको करने का प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप समझ लेना कि आपने सारी जीन पियाजे की कंसेप्ट को समझ लिया, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। हाँ, देखिए ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, एसिमिलेशन और ये एकोमोडेशन, ये एक्चुअली पार्ट है अडेप्टेशन का। यानी अगर मैं बात करूं ब्रॉडली, एक मिनट देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हैं, एक तो है आपका स्कीमा, ठीक है, और दूसरा है आपका अडेप्टेशन। स्कीमा और अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में भी आपकी 2 चीजें आएंगी, क्या? एक तो होगा आपका क्या, एसिमिलेशन, ठीक है, दूसरा होगा आपका क्या, एकोमोडेशन। स्कीमा, एडेप्टेशन, यानी एडेप्टेशन के अंदर 2 चीजें, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इन वर्ड्स को इस तरीके से आप समझेंगे। अब हम बात करेंगे ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले होता है स्कीमा। स्कीमा को समझ लेंगे क्या है, और स्कीमा की मैं डेफिनेशन भी आपको बता रहा हूं, चाहे तो आप नोट कर लेंगे। देखिए स्कीमा जो होती है, अगर मैं, चलो डेफिनेशन को मैं छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ बेसिक चीज बता देता हूं स्कीमा के अंदर। स्कीमा है क्या? स्कीमा कुछ नहीं है, जो आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, बच्चे के पास जो बेसिक नॉलेज होती है, मैं अगर कहूं, अगर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, छोड़िए नॉलेज को, छोड़ दीजिए, अगर आप अपने घर को कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हैं,
आपने अपने घर को बना रहे हैं, आपको आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप देखेंगे आपकी पहले बुनियाद बनती है। बुनियाद किन चीजों से बनती है भाई? पहले घर में एक बुनियाद, एक ईंट रखी जाती है। ये जो ईंट है, छोटी छोटी ईंटें, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, जैसे हम कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्कीमा होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। इस बात को लिख लेंगे, क्या होता है स्कीमा? बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जो ईंटें होती हैं ऑफ, वो घर की ना होने के बजाय बल्कि वो सोच की होती हैं, थिंकिंग। तो इस बात को लिख लेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, यानी जो एक बुनियादी ईंट होती है वो स्कीमा होती है। इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि बच्चा जो है एक बुनियाद ईंट को जानता है, यानी छोटी छोटी नॉलेज है उसके पास, चंक्स के अंदर, छोटे छोटे रूम के अंदर छोटी छोटी नॉलेज है, और उसी नॉलेज को बेस बना के, उसी नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज समझ के वो दूसरी नॉलेज को उसके ऊपर रखता है। यानी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, और दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, और तीसरी ईंट के ऊपर चौथी ईंट। इस तरीके से वो पूरी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन होता है उसी तरीके से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन भी होता है। इसे बिल्कुल एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि क्या होता है। हम इसमें ये भी समझेंगे स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, नी सिचुएशन कैसा आती है, डिसइक्विलिब्रियम कैसा होता है, फिर एकोमोडेट हम कैसे करते हैं। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए ये चीज देखिए आप, ये इसमें क्या है, स्कीमा है। स्कीमा क्या है? आपके पास जो एक ईंट है घर बनाने के लिए, मैंने भी बताया ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोल दो या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बोल दो। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अगर हम देखते हैं तो एक ईंट होती है, एक ईंट होती है और एक ईंट पर दूसरी ईंट रखी जाती है, फिर तीसरी, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास एक होता है स्कीमा। स्कीमा में एक छोटी सी नॉलेज है आपके पास। क्या छोटी सी नॉलेज है? कि भाई जिसकी 4 टांगे होती हैं, 4 लेग्ड एनिमल, जिसकी 4 टांगे होती हैं उसे डॉगी बोलते हैं। यानी एक छोटे से बच्चे को इतना मालूम है, उसके पास बेसिक नॉलेज है, उसका स्कीमा ये है कि जिसकी भी 4 टांगे होती हैं उसे कुत्ता बोलते हैं, डॉगी बोलते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चा आगे बढ़ने के बाद देखता है गाय को, एक गाय को देखता है, यानी काऊ को देखता है, और काऊ को देखने के बाद भी वो क्या, उसे क्या बोलता है? डॉगी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसका स्कीमा ये है, क्या है उसका स्कीमा? कि जिसकी भी 4 लेग होती हैं वो कुत्ता होता है। तो उसने जैसे गाय को देखा तो गाय की भी 4 लेग थी, तो उसने देखा भाई ये भी कुत्ता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। जी, अब बात समझ में शायद आपके आ रही होगी। यानी जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को बेस बना के, यानी जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको आधार बनाकर आप नई चीजों को इन्वेंट करते हैं, नए नामों को इन्वेंट करते हैं, नई नॉलेज को इन्वेंट करते हैं, उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यानी जब आप प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाकर कोई न्यू नॉलेज ऐड करते हो, यानी बेस आपका प्रीवियस नॉलेज होगा, यानी वो बेस आपका स्कीमा होगा जो आपने बना लिया है। तो यहाँ पर यही हुआ है, जैसे ही उसने गाय को देखा तो उसके अंदर एक जो प्रीवियस नॉलेज थी उसकी कि भाई जिसकी 4 टांगे होती है इसे डॉगी बोलते हैं, तो उसने गाय को भी क्या बोला? कुत्ता बोल दिया। तो जब उसने गाय को कुत्ता बोल दिया तो उसे लगा भाई चलो इक्विलिब्रियम हो गया, यानी बराबर हो गया। जैसे भाई कुत्ते की 4 टांगे हैं तो ये भी, इसकी भी 4 टांगे हैं तो ये भी कुत्ता है। ठीक है, अब आई नई सिचुएशन। नई सिचुएशन क्या है? उसे पता लगा, उसे क्या पता लगा भाई? कि भाई ये तो गाय है, ये कुत्ता नहीं है। अब भाई उसका क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम, यानी अब बैलेंस उसका खराब हो गया, क्योंकि उसका जो स्कीमा था वो ये था कि जिसकी 4 टांगे होती हैं वो कुत्ता होता है, लेकिन उसे किसी ने बताया, उसे किसी तरीके से पता लगा कि भाई ये तो कुत्ता नहीं है, ये एक गाय है, तो उसका डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इसे बोलते हैं डिसबैलेंस होना। यानी जब आपकी कोई नई चीज आ जाए जो आपकी स्कीमा से मैच ना हो, बिल्कुल सिंपल बात है, डिसइक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं जो चीज आपके स्कीमा से मैच ना हो। तो भाई यही हो रहा था, क्योंकि उसका स्कीमा ये बना हुआ था कि जिसकी 4 टांगे होती हैं वो भाई क्या होता है? वो कुत्ता होता है, लेकिन उसे पता लगा भाई ये तो गाय निकली। अब वो चीजों को एकोमोडेट करेगा। एकोमोडेट कैसे करेगा? अब वो डॉगी और काऊ को एकोमोडेट करेगा। कैसे करेगा? कि भाई जो डॉगी होता है, हाँ इसकी 4 टांगे होती हैं लेकिन कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और दूसरा, ये घरों के अंदर
रहता है। यानी अब उसने नई चीज को जान लिया, नई चीज को पहचान लिया और नई नई नॉलेज को अपनी पुराने स्कीमा में फिट कर दिया। इसे बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को फिर दोबारा से समझ लीजिए, जब आप अपने पुराना स्कीमा क्या था कि जिसकी 4 टांगे होती हैं वो डॉगी होता है। अब नई चीज और नई नॉलेज उसे जब मिली तो उसने उसे उसमें फिट कर लिया। क्या फिट कर लिया कि 4 टांगे छोटी होनी चाहिए और वो घर में रहना चाहिए, यानी घरों में रहना चाहिए और उसकी छोटी टांगे होनी चाहिए, उसे कुत्ता बोलते हैं। तो ये नई नॉलेज अपनी उसने पुराने स्कीमा में जो ऐड की है इसे बोलते हैं एकोमोडेशन। और फिर उसने काऊ के लिए क्या कहा कि उसकी जो 4 टांगे, उसकी लंबी लंबी 4 टांगे होती हैं और वो खेतों में रहता है, फार्म में रहता है। तो अब इसका ये नया स्कीमा बन गया, एकोमोडेट कर लिया। ठीक है। अब दोबारा वो क्या देखता है, वो देखता है एक घोड़े को। अब घोड़े को जैसे उसने देखा, घोड़े की भी लंबी 4 टांगे हैं, ठीक है, और भाई वो भी खेतों में ही है। तो उसने फिर क्या कहा, क्योंकि उसका काव का यही बन गया था कि काव की 4 लंबी टांगे, अभी ऊपर उसका स्कीमा बना था ना, 4 लंबी टांगे होती हैं और खेतों में रहता है। फिर सेम चीज उसने घोड़े को देखी, वे घोड़े की भी 4 लंबी टांगे हैं और वो भी खेतों में ही रहता है। तो उसने फिर उसे क्या बोला, उसने काव बोला, गाय बोला, क्योंकि उसका स्कीमा पहले क्या था। तो उसने ये एसिमिलेट किया, फिर दोबारा से एसिमिलेट, देखिए फिर प्रक्रिया दोबारा से वही चल गई। देखिए एकोमोडेशन के बाद फिर दोबारा प्रक्रिया उसकी चल गई और ये ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो आप देखेंगे उसने दोबारा एसिमिलेट किया। एसिमिलेट का मैंने मतलब क्या बताया था कि जब बच्चा अपने पुराना स्कीमा को बेस बनाकर नई चीज का नाम देता है। तो इसने फिर दोबारा क्या कहा, उसे पता है कि काऊ की जो 4 लंबी टांगे होती हैं वो खेतों में रहता है। जैसे ही उसने घोड़े को देखा तो घोड़े की भी 4 टांगे हैं और घोड़ा भी खेत में है, तो उसने घोड़े को क्या बोल दिया, काऊ बोल दिया। तो इसलिए उसने ये एसिमिलेट किया। एसिमिलेट मतलब अपनी प्रीवियस नॉलेज, यानी इसको उसका प्रीवियस स्कीमा बना हुआ था उसको बेस्ड बनाकर नई चीज का नाम दे दिया, एसिमिलेट कर दिया। अब दोबारा वो एकोमोडेट करेगा, उसका फिर उसे पता लगा ये तो घोड़ा है। जब उसे पता लगा ये घोड़ा है तो उसका डिसइक्विलिब्रियम हो गया, डिसबैलेंस हो गया, भाई ये क्या हो गया। अब फिर वो दोबारा से एकोमोडेट करेगा। दोबारा से एकोमोडेट उसने कैसे किया, देखिए उसने बताया जो काऊ जो है वो मॉ ऐसे जो भाई आवाज निकालती है, ठीक है, और हॉर्स जो है वो हिनहिनाता है। तो उसने इस तरीके से उसे डिफरेंशिएट किया, यानी दोनों के अंदर डिफरेंस निकाल दिया। फिर आगे और चीजें आएंगी ऐसे ही, फिर वो एसिमिलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम होगा, न्यू सिचुएशन दोबारा से आएगी, फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, फिर चीजों को अकोमोडेट करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरीके से नॉलेज का सृजन होता रहता है, नॉलेज की संरचना होती रहती है, ज्ञान की संरचना होती रहती है। तो यही है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत है, फिर भी इसमें कोई परेशानी है, तो आप ये बात कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आती है। हालांकि मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही मैंने इजी वे में आपको बता दिया है कि स्कीमा क्या है। दोबारा से सुन लीजिए, स्कीमा स्कीमा होता है क्या, जो आपको नॉलेज होती है बेसिक, यानी जो आपकी घर की जो पहली ईंट होती है वो स्कीमा होती है। एसिमिलेट क्या होता है, जब आप अपनी स्कीमा यानी आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर बेस दूसरी चीज को देखते हो, ठीक है, एसिमिलेट करते हो। एसिमिलेट क्या मतलब क्या है, अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पर दूसरी चीज का नाम देते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जब आप अपने स्कीमा के अंदर कोई नया ज्ञान जोड़ देते हो और एक नया स्कीमा बना लेते हो, उसे एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम अपनी नई कंसेप्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की जो ये डेवलपमेंट थ्योरी है, ये इतनी मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि स्टेजेस में से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही यहाँ से पूछे जाते हैं जीन पियाजे के। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, ज्यादा भारी भी नहीं है। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं कि ये बच्चा 4 स्टेजेस हैं, इनको गुजरता है और उसके हिसाब से ही विकास करता जाता है। पहली स्टेज जो इन्होंने बताई है वो बताई है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर एज,
ये एज जो है आपकी बर्थ से यानी आपके जन्म से 2 साल तक रहती है। जीन पियाजे ने बताया जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपकी जन्म से 2 साल तक रहेगी। और फिर है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपके 2 साल से 7 साल तक रहेगी। फिर आपका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपकी 7 साल से 11 साल तक रहेगी। और फिर होगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपकी 11 साल से जिंदगी भर तक रहेगी। ये फॉर्मल स्टेज आपकी लास्ट स्टेज होती है जो आपकी जिंदगी भर रहती है। चलिए आज इन्हें डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है, हम क्या क्या चीजों को इसके अंदर ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हमारा पहला ये हम कहते हैं कि 0 से, मैं लिख देता हूं इसे, 0 से 2 साल तक, ये 2 साल तक रहता है आपका सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज देखिए नाम से ही समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। सेंस, अगर हम सेंस की बात करें तो हमारे 5 सेंस होते हैं भाई, देखना, सुनना, और भाई स्मेल करना, छूना, और ये जबान से टच करना। ठीक है, आपका जो टचिंग होता है, पहुंचना, तो ये सारा का सारा क्या होता है, ये सेंस होते हैं। तो 0 से लेकर 2 साल तक बच्चा यही तो करता है कि हाथ पैर हिलाना, हाथ से छूना, रीचिंग करना, टचिंग करना, ये देखिए किसी चीज को देखना, सुनना, ठीक है, पहुंचना, उसे टच करना, ये सारी की सारी चीजें इस एज में आ जाती हैं। तभी आप देखते हैं बच्चा कोई झुंझुना देखता है तो झुंझुने को हाथ लगाने की कोशिश करता है, ठीक है, चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो ये सारी की सारी चीजें इसी एज में करता है। छोटा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा आपने देखा होगा, बहुत छोटा है, उसकी यही हरकतें होती हैं। दूसरी इसके अंदर होती है मेमोरी। मेमोरी को नाम है इसका भाई, देख लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे रेक्टेंगल के अंदर डाल रहा हूं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखिए 18 महीने तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, यानी मेमोरी बच्चे की बहुत ही ज्यादा कम होती है। 18 महीने के बाद ये वाली मेमोरी आ जाती है, लेकिन आ जाती है 2 साल के अंदर। यानी 1.5 साल का जब बच्चा, 1 साल को समझ लो या 1.5 साल का समझ लीजिए, बच्चे के ऊपर बात होती है कि अगर 1.5 साल या 1 साल तक बच्चे की जो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, ये डेवलपमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक छोटे बच्चे के सामने जो कि अभी 1 साल का है, उसके सामने एक झुंझुना लाया और झुंझुना हिलाया और फिर झुंझुना हटा के उसके पास से हटा लिया। अब बच्चा जो है उसे दोबारा नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि इस एज के अंदर जब तक उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड नहीं होती, जब तक 1 साल तक के अंदर नहीं होती, यानी 10 महीने या 12 महीने के अंदर उसकी ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होती, तो बच्चा ये समझता है जो चीज आंखों के सामने है बस वही है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है उसके सामने से अगर झुंझुना हटा दो तो कोई और चीज लिया हो तो फिर उसके साथ खेलने लगता है। तो वो जो है वो ये समझता है कि अगर आंखों के सामने है तो एग्जिस्ट करता है, और अगर आंखों के सामने नहीं है तो फिर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब बच्चा 12 महीने का या उससे ज्यादा का या फिर 1.5 साल से ज्यादा का हो जाता है, तब बच्चे के अंदर ये डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही ये चीज पैदा हो जाती है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि किस एज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस मेमोरी या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, तो आप यही बोलेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अब ये जब ये आ जाता है तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है, अगर आपने किस बच्चे से झुंझुना ले लिया तो फिर वो मांगेगा, क्योंकि बच्चे के सामने फिर वो चीज हो या ना हो, लेकिन बच्चा उसे समझ गया है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो चीज है, बस वो अब आंखों के सामने नहीं है। तो बच्चा इस बात को जान लेता है कि वो चाहे फिजिकल हो चाहे एब्स्ट्रैक्शन रूप से हो, लेकिन वो चीज है। तभी आप देखते हैं जब 2 साल का बच्चा आपने खेलता हुआ देखा होगा तो वो देखेंगे अगर उसकी बॉल जो है खेलते खेलते कहीं चली जाती है तो वो उसे ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढ क्यों रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो है, भले ही उसे दिख नहीं रही है लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो वो रियलाइज करता है इस बात को, क्या कि भाई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, हालांकि वो अभी आंखों के सामने नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जब वो बच्चा बिल्कुल 2 साल का होने लगता है तो वो दूसरी स्टेज में पहुंचने लगता है जो कि आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल थोड़ा थोड़ा आने लगता है, क्योंकि अब जब लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल की बात होगी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। देखेंगे
यहाँ पे ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कब तक है। ये आपकी 2 साल से 7 साल तक होती है। 2 साल से 7 साल तक ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है, सिंबॉलिक फंक्शन करने लगता है। सिंबॉलिक फंक्शन को समझ लेना, यानी इस उम्र में बच्चा जो है सूरज, जैसे सूरज होता है तो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है, ठीक है, और झोपड़ी बनाने लगता है, यानी चीजों को सिंबल रूप से देखने लगता है। जेस्चर्स, इमेजेस समझने लगता है। अगर आप उसके सामने एक सेब की इमेजेस लाओगे तो वो आराम से बता देगा कि हाँ भाई ये सेब की इमेज है। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे जब 4 साल का बच्चा एडमिट, वहाँ 4 साल का बच्चा जाता है स्कूल के अंदर, तो आपने देखा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो वहाँ इमेजेस होती हैं। तो तब तक बच्चा इमेजेस को समझने लगता है कि हाँ ये सेब है, ये सी फॉर कैट है, ये बिल्ली है, ये डी फॉर डॉग है, ये डॉग है। तो वर्ड्स और सिंबल्स को समझने लगता है इस एज के अंदर। इस बात को आप समझेंगे। तो एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स यूजिंग वर्ड्स एंड इमेजेस, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट यानी सेब हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, साइकिल हो गई, बाइसिकल हो गई, और कोई भी इवेंट्स हो गया, उन्हें वर्ड्स के अंदर और इमेजेस यानी चित्र के अंदर जानने लगता है। अगर उसे चित्र में कोई चीज दिखाओगे तो समझ जाएगा। अगर चित्र में उसे अपने माँ बाप की फोटो दिखाओगे तो वो फौरन बोल देगा ये मम्मी और ये पापा हैं। तो वो इमेजेस समझने लगता है इस एज के अंदर आके। अच्छा, फिर दूसरी बात इसमें क्या होती है देखेंगे, इंट्यूटिव, चिल्ड्रन बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजंस। यहाँ पे वो रीजनिंग लगाने, प्रिमिटिव रीजनिंग आपको मैं बता दूं, ये एक इलॉजिकल रीजनिंग होती है, यानी लॉजिकल नहीं होता बच्चा यहाँ पे। इलॉजिकल रीजनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को ये बता दिया जाए कि जो बच्चे, अगर देखो ये इस एज में एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे कहाँ कब कब पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। तो माँ बाप उसे कोई भी कहानी पढ़ा देते हैं कि भाई बच्चा इस तरीके से आता है। जैसे हमें खुद बताया गया था कि भाई हम हवाई जहाज के अंदर आते हैं। तो तो ये बच्चा मान लेता है, हमने भी मान लिया था उस एज में कि जैसे भी माँ बाप ने बताया हमें भाई हाँ ऐसा होता है, तो हम उसे वैसे ही समझने लगते हैं। इस तरीके से जैसे और बच्चा प्रिमिटिव रीजनिंग लगाता है। प्रिमिटिव रीजनिंग ये ऐसे कि जैसे बच्चा दूध पी रहा है तो वो बड़े को भी दूध पिलाने पीने को कहेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो उसे भी अच्छा लगेगा, जैसे हम ईगो सेंट्रिज्म में बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी रीजनिंग लगाने लगता है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चा देखता है सूरज को उगता हुआ, तो हाँ वो देखता है कि सूरज उगता है और सूरज डूब भी जाता है, जबकि ये एक इलॉजिकल रीजनिंग है। इसी तरीके से बच्चा जैसे देखता है चांद को, देखता है चांद गोल होता है, फिर अपनी रोटी को देखता है तो रोटी भी गोल है, तो वो ये समझता है चांद और ये रोटी मेरी एक जैसी चीजें हैं। तो वो ऐसी बहुत ही इलॉजिकल रीजनिंग लगाने लगता है। वह लॉजिकल नहीं होती, रीजनिंग होती है। पर चलिए, एक तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। अब 3 चीजें बहुत जरूरी हैं पढ़ने के लिए, एक तो ईगोसेंट्रिज्म, और एक सेंट्रेशन, और एक एनिमिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस स्टेज के अंदर। अगर आप इस स्टेज को समझ जाते हैं, इन पॉइंट को समझ जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहले ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ऑन पर्सपेक्टिव एंड सम अदर एल्स पर्सपेक्टिव। यानी ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है हर चीज को, यानी उसे लगता है अगर ये चीज मुझे अच्छी लग रही है तो दूसरे को भी यही चीज अच्छी लगेगी। अगर इस खिलौने से मैं खेल रहा हूँ, इस खिलौने से खेलकर मुझे अच्छा लग रहा है, तो दूसरे को भी उसी खिलौने से खेलकर अच्छा लगेगा। आप देखते हो कि अगर बच्चा किसी गाड़ी से खेल रहा है, आप खुद देखेंगे तो वो आपको गाड़ी दे देगा और कहेगा कि चलाओ, तो उसे लगेगा कि आपको इसमें मजा आ रहा है जैसे कि मुझे आ रहा है। तो वो उसका ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी सारी दुनिया उसके हिसाब से होनी चाहिए, सारी दुनिया उसके हिसाब से चल रही है। उसे जो पसंद है वो दूसरे को भी पसंद है, उसे जो नापसंद है वो दूसरे को भी नापसंद होगा। तो इसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म। आपका दूसरा वर्ड है आपका सेंट्रेशन। सेंट्रेशन यानी सवाल आपसे डिसेंट्रेशन होता है, एक सेंट्रेशन होता है। आपका जो कॉन्क्रीट स्टेज आएगी उसके अंदर डिसेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन क्या होता है, यानी फोकसिंग अटेंशन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। यानी जब बच्चा किसी चीज की एक ही क्वालिटी को देखता है, जिसे बोलते हैं हम लैक ऑफ कंजर्वेशन।
लैक ऑफ कंजर्वेशन। देखिए एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स। यानी जब बच्चा, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ये होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। जब बच्चा बस एक ही पर्सपेक्टिव को समझ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी इसका एक और एग्जांपल जो खुद जीन पियाजे ने बच्चे से पूछा था उसके बारे में भी आएगा कि अगर आपके पास दो ग्लास हैं और वो दो ग्लास बराबर बराबर हैं और बच्चे को बताओगे, उसमें आप उसमें जूस भर देते हो और बच्चे से पूछते हो ये बराबर है, तो बच्चा कह देगा कि हाँ बराबर है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन अगर हम कहें कि भाई उस बच्चे को एक लंबा गिलास और एक छोटा गिलास, जबकि छोटा गिलास जो है चौड़ा है और सेम जूस है, और उसे फिर पूछेंगे कि हाँ भाई कौन सा गिलास बड़ा है, तो वो फौरन कहेगा जो लंबा वाला है वो बड़ा है, क्योंकि उसे वो सिर्फ क्या देख रहा है, एक पर्सपेक्टिव देख रहा है। यानी चीज की एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहा है, जो चीज लंबी होती है वो ज्यादा होती है। बस इसे ही बोलते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जब बच्चा नहीं कर पाता, पता नहीं कर पाता सारी चीजें के एस्पेक्ट नहीं, कि वहां पे ये चौड़ा है तो इसमें ज्यादा आएगा, इस वजह से ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक चीज को देखता है कि लंबाई देख ली, ऊंचाई देख ली, ये वहां ही देखने में लंबा लग रहा है तो यही ज्यादा होगा, तो इसे बोलते हैं सेंट्रेशन। इसके बाद है एनिमिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एनिमिज्म के मतलब ये होता है कि बच्चा हर चीज को अलाइव मानता है, हर चीज को सजीव मानता है, यानी हर चीज उसके लिए जिंदा है। तभी आप देखते हो कि बच्चा अगर चलते चलते मान लो उसको कुर्सी लग जाती है, तो वो उसके पेरेंट्स जो है उसका क्या कहते हैं, उसे कुर्सी को मारने लगते हैं, उसे बताते हैं देखो इसने तुम्हें मारा, अब हम कुर्सी को मार रहे हैं। तो बच्चा जल्दी से खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कुर्सी एक सजीव है, जिंदा चीज है, कि उसके अगर मारेंगे तो उसके लगेगी। इसे ही बोलते हैं एनिमिज्म। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए फिर जीन पियाजे ने क्वेश्चन पूछा था, वही कंजर्वेशन वाला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले देख लेंगे। जीन पियाजे ने क्या करा, इंटरव्यूअर था, एक चाइल्ड सामने बैठा था। इंटरव्यू जो मतलब जीन पियाजे ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इंटरव्यूअर थे वहां पर। तो उन्होंने एक दो बराबर बराबर गिलास में जूस रखा, ठीक है, और दे दिया। अब फिर देखिए क्या होता है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा, डज वन ग्लास हैव मोर वाटर और दे सेम, यानी सेम गिलास थे, सेम उसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो बच्चे ने बताया हाँ सेम है। फिर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, देन पोर्स द वाटर, क्या करा, पोर्स द वाटर ऑफ वन ग्लास इनटू अ टॉलर एंड नैरो ग्लास। फिर एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, वही सेम पानी, जबकि बराबर पानी था, एक तो वाइड टॉलर गिलास में डाल दिया यानी लंबे में, एक नैरो ग्लास में डाल दिया। अब फिर पूछने लगा, नाउ डज वन ग्लास मोर वाटर और दे आर सेम। तो बच्चे ने जवाब दिया जो टॉल वन है यानी जो लंबा है उसमें ज्यादा है, हालांकि पानी इतना ही था, क्योंकि उसे लंबा दिख रहा है, तो उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। हाउ डू यू नो, फिर पूछा कि ये आपको कैसे पता, इट गोज अप हेयर, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसने देखा, तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को बोलता है, इसे बोलते हैं सेंट्रेशन। जब बच्चा एक ही पर्सपेक्टिव को समझता है, और लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन की कमी होती है उसके अंदर, तो ये चीज वो करता है। तो ये जीन पियाजे का इंटरव्यू था जिन्होंने ये क्वेश्चंस उनसे पूछे थे। अब आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा लॉजिकल हो जाता है। कैसा लॉजिकल होता है, किसके बारे में लॉजिकल होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। लॉजिकल होगा किन चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स, यानी जो आपकी क्या होंगी, कॉन्क्रीट, ठोस ऑब्जेक्ट के बारे में लॉजिकल होगा, जबकि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में लॉजिकल बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सवाल यहाँ से पूछा जाता है, जो कॉन्क्रीट स्टेज में है बच्चा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में लॉजिकल हो जाता है, तो वो कौन सी इसकी स्टेज होती है, कॉन्क्रीट। यहाँ पर बच्चा जो आपकी वो होती है ना आपके ठोस चीजें, उनके हिसाब से लॉजिकल चीजें वो लगाने लगता है। इस स्टेज में आके बच्चे के अंदर हैंड्स ऑन थिंकिंग आ जाती है। हैंड्स ऑन थिंकिंग बोलते हैं कि चीजें सामने हैं, उन्हें वो पहचान पा रहा है और इस वजह से वो चीजों को समझ पा रहा है। सीरिएशन, रीजनिंग उसकी सही हो जाती है, लेकिन रीजनिंग उसकी क्या लगती है, ठोस चीजों में ही रीजनिंग लगेगी। जो एब्स्ट्रैक्ट है यानी जो मूर्त चीजें हैं उन्हें तो देखकर वो समझ जाता है, लेकिन जो अमूर्त चीजें हैं उन्हें वो देखकर नहीं समझ पाता। इस स्टेज में बच्चा वो भी समझ जाता है, पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट, वो खाली एक एस्पेक्ट को नहीं देखता बल्कि सारे एस्पेक्ट को देखता है। यानी अब अगर बच्चे से ये पूछा जाए, वही इंटरव्यू लिया जाए,
तो अब बच्चा सही जवाब देगा इस वाली स्टेज में आके, वो बता देगा कि सेम है क्योंकि ये चौड़ा है और ये लंबा है, तो इस वजह से चौड़ा होने की वजह से उसमें भी पानी उतना ही आ रहा है और लंबा होने की वजह से उसमें पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बात को समझ लेता है। अब ये क्या है, ये कॉन्क्रीट है, यानी ठोस चीजें उसे दिख रही हैं और ठोस चीजों में उसकी लॉजिकल आ जाता है, लॉजिक आ जाता है। इसके बाद ये रहा फिर वही बात है कि भाई एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप। बस सिंपल सी बात यह है, बच्चा लॉजिकल हो जाता है लेकिन कॉन्क्रीट चीजों में यानी ठोस मूर्त चीजों के अंदर लॉजिकल हो जाता है। इसके अंदर भी तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, पॉइंट हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका आइडेंटिटी है, फिर आपका कॉम्पनसेशन है, फिर आपका रिवर्सिबिलिटी है। इस बात को ध्यान रखना, ये तीन चीजें आ जाती हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? द चाइल्ड अंडरस्टैंड आइडेंटिटी दैट ही नोज दैट इफ नथिंग इज एडेड और टेकन अवे द मटेरियल रिमेन्स द सेम। यानी इस एज में आकर बच्चा इस बात को जान जाता है, अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज जोड़ी नहीं गई है और कोई चीज उसमें से निकाली नहीं गई है तो जो मटेरियल है वो सेम रहेगा। यानी उसकी पहचान ठोस ठोस में ही होगी, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होगी। ठोस चीजों में इतनी आइडेंटिटी उसे आ जाती है। फिर आपका है दूसरा कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में क्या होता है? विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पनसेशन द चाइल्ड नोज दैट an apparent change in one direction can compensated by a change in other direction, that is if a liquid rise higher in the glass must be narrower। यानी ये देखिए, ये जो हमारे अभी हम पढ़कर आए हैं ना, पीछे अभी पढ़कर आए यहाँ पर कि भाई जो बच्चा, ये वही चीज है, जब बच्चे को ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये लंबा गिलास है इसमें पानी है और ये चौड़ा गिलास है इसमें भी वही सेम पानी, तो इसको वो समझ जाता है क्या कि एक डायरेक्शन अगर बढ़ गया है तो दूसरा डायरेक्शन घट गया है। तो यानी वही बात है कि वो क्या कंजर्वेशन आ जाता है उसके अंदर, वो चीजों को समझने लगता है और उसे पता है क्योंकि ये चीज लंबी है इसलिए इसमें पानी ऊपर के लिए तरफ जा रहा है, अब ये क्योंकि ये चीज चौड़ी है तो इसलिए पानी चारों तरफ फैला हुआ है तो इसमें भी इतना ही पानी है और उसमें ही उतना भी पानी है, तो कॉम्पनसेशन समझ जाता है। फिर तीसरी है रिवर्सिबिलिटी, या ये भी बहुत पूछा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रिवर्सिबिलिटी कौन सी स्टेज में आ जाती है, तो आप आराम से बता देंगे कि रिवर्सिबिलिटी आपकी कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाती है। एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, द चाइल्ड कैन मेंटली कैंसिल आउट द चेंज दैट हैज बीन मेड। यानी वो अपने अंदर दिमाग के अंदर रिवर्स भी हो सकता है, यानी चीजें रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, यानी वो पीछे की तरफ भी जा सकता है। अगर उसने कोई चीज ऐड की है तो उसे घटाकर भी दोबारा वो बोल सकता है, अगर उसने कोई चीज लेस की है तो दोबारा उसे जोड़कर वो रिवर्स हो सकता है, तो उसके अंदर रिवर्स होने की क्षमता कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाती है। तो हालांकि आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपनी लास्ट स्टेज पर की बात करते हैं जिसका नाम है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका बेसिकली अगर नाम कहे तो यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट, ये बस इतना समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है इसके अंदर, यानी बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है। तो थॉट इज मोर एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, आइडियलिस्टिक हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। स्टेज एबिलिटी टू सॉल्व, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां बच्चा अब हर तरीके से मेच्योर्ड हो गया। लास्ट स्टेज है आपकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बहुत अच्छी रीजनिंग इसकी आ जाती है। एबिलिटी टू फॉर्मुलेट मेनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी बहुत सारे हाइपोथेसिस लगा सकता है वो, उनका कंक्लूजन निकाल सकता है, रूल्स को अप्लाई कर सकता है, यानी जो नॉर्मल आदमी कर सकता है वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकता है। एनालॉजिकल रीजनिंग आ जाती है उसको, यानी एग्जाम्पल देने आ जाते हैं किसी चीज के, किसी सॉल्यूशन को सर्च करके सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन उसे ऑन हैंड सर्च कर सकता है। तो ये फॉर्मल स्टेज में सारी चीज आ जाती है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। तो इस स्टेज में आप समझ लेना हर तरीके से बच्चा मेच्योर्ड हो जाता है। चलिए अब बात आती है कि टीचर्स क्या करें, टीचर कैसे समझें इस चीज को, यानी टीचर को क्या इन चीजों से सीखना चाहिए। तो बस टीचर कैसे इंप्लीमेंट करे, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी जब बच्चे टीचर को पता लग जाए कि टीचर की एबिलिटी क्या है, उसी हिसाब से उन्हें कि वो क्या करे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंगेज रहें अपने कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रेशन में, मोटिवेट होते रहें और सीखते रहें। प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट,
बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट जरूर दें that is customized to abilities of children, facilitate them to move through stages of cognitive, यानी वो जब डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए जाएं तो उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ताकि देखो जब टीचर को पता होगा कि इस स्टेज में बच्चा ये वाली नॉलेज करता है तो उस हिसाब से एनवायरनमेंट भी लर्निंग का रखा जाएगा। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज जब भी तो बनेंगी जब टीचर को पता होगा कि इस स्टेज में बच्चे का इतना ही विकास होता है, इस स्टेज में बच्चे का इतना ही विकास होता है, तभी उसी हिसाब से वो अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज बना सकता है ताकि वो सारी स्टेजेस के साथ डील कर सके। तो ये था आपके इम्प्लीकेशन। होप आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में इसको बेस बनाकर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चंस को ना छोड़ें, क्वेश्चन को पूरे सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो कोई सा भी टेट हो, चाहे वो आपका बिहार टेट हो, चाहे वो आपका हरियाणा टेट हो, चाहे आपका पंजाब टेट हो, चाहे वो आपका तमिलनाडु टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपको सी टेट हो, जहां जहां से भी क्वेश्चंस जीन पियाजे के ऊपर पूछे गए हैं सब के सब क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इन कंसेप्ट से जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो चलिए इससे जो रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन की जो कंसेप्ट है जो कि जीन पियाजे ने दी है वो क्या है। कंजर्वेशन की अगर हम देखो बात करते हैं तो हमने कंसेप्ट में भी अपने बात किया थी कि जो कंजर्वेशन होता है वो इस चीज को बोलते हैं जब बच्चा हर प्रॉपर्टी को समझ जाता है, यानी प्रॉपर्टी के हर एस्पेक्ट को समझ जाता है कि अगर लंबा गिलास है तो उसमें ज्यादा पानी नहीं है, या फिर चौड़ा गिलास है तो उसमें कम पानी नहीं है, बल्कि लंबा गिलास है तो वो लंबाई उसके ज्यादा है तो वो पानी ऊपर चला गया, और जो चौड़ा गिलास है तो उसमें चौड़ाई ज्यादा है तो इस वजह से वो आपका नीचे है लेकिन ज्यादा है। तो जब बच्चा इस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज, यानी हालांकि ग्लास जो है लंबा दिख रहा है, देखने में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी। जब बच्चा इस बात को समझ लेता है तो उसका मतलब उसके अंदर कंजर्वेशन को समझने की क्षमता है। और कंजर्वेशन कब आता है, वो आपका आता है कॉन्क्रीट स्टेज में, यानी ऑपरेशनल। एक होता है आपका प्री ऑपरेशनल के अंदर तो लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लेकिन जब कॉन्क्रीट स्टेज आ जाती है तो कॉन्क्रीट स्टेज में उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक ऑफ कंसेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यानी इरिवर्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू स्टेज। कौन सी स्टेज है, तो ये सीधी सी बात है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इरिवर्सिबिलिटी वही होती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी की कि अगर कोई चीज ऐड की जाए किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो बच्चा फिर उसे लेस नहीं कर सकता और लेस करके बता नहीं सकता। तो ये जो इरिवर्सिबिलिटी यानी दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता उस सिचुएशन में, तो ये होती है आपकी इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, रिवर्स नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। फिर पियाजे का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट, यानी पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या करता है। लैंग्वेज की बात वाइगोस्की ने की है, रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर ने की है। उन्होंने जो बात की है वो क्या की है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, यानी पियाजे जानते हैं, पियाजे समझते हैं इस बात को कि जब बच्चा फिजिकल वर्ल्ड से एक्सपीरियंस लेता है, वो देखता है कि चीजें, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, एसिमिलेशन करता है, एकोमोडेशन करता है, वो कैसे करता है, फिजिकल वर्ल्ड से ही तो कर रहा है। इमिटेशन जो है वो इसी का पार्ट है, इमिटेशन यानी दूसरों को देख के नकल उतारना, ये इमिटेशन जो इसी का पार्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट तो ये है, तो यही सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन फ्रॉम एडल्ट्स देन, यानी देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अमाउंट जो है वो सेम होती है, यानी चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो, चिल्ड्रन हो, उसकी भाई अमाउंट तो सेम होती है लेकिन काइंड अलग होती है, डिफर्स इन काइंड देन। तो हम ये कह सकते हैं इसका ऑप्शन जो है सी होगा, क्योंकि
काइंड जो होगा ना आपका, काइंड में डिफर हो सकता है, यानी सोचने के प्रकार अलग हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो कम ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता, यानी अमाउंट के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये नहीं कि एडल्ट के अंदर बहुत सारा सोचने की क्षमता है, ऐसा नहीं है। सोचने की क्षमता और सोचने की अमाउंट जो है वो तो सेम होती है, ये पियाजे का ही कहना है। और लेकिन बच्चा कई प्रकार से छोटा जो बच्चा होता है, चाहे वो एडल्ट नहीं है, लेकिन उसके सोचने के तरीके अलग होते हैं। तो प्रकार के अंदर तो डिफरेंस होता है, लेकिन अमाउंट, सोचने की अमाउंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न बाय, यानी अकॉर्डिंग पियाजे के हिसाब से बच्चे कैसे सीखते हैं? पियाजे के हिसाब से बच्चे प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन से सीखते हैं। हमने अडेप्टेशन का प्रोसेस पढ़ लिया है। एसिमिलेशन होता है, फिर आपका इक्विलिब्रियम आता है, नी सिचुएशन आती है, फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर बच्चा एकोमोडेट करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। तो बच्चा यहीं से सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे प्रपोज दैट द प्री ऑपरेशनल स्टेज pre-operational children are unable to conserve. He attributes this inability with one of the following factors. यानी प्री ऑपरेशनल का चिल्ड्रन है, मैंने आपको बताया था, वो कंजर्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है? इरिवर्सिबिलिटी होती है। मैंने बताया था ना आपको कि इस एज में बच्चे के अंदर बच्चा रिवर्स नहीं करता, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रिवर्स नहीं जा पाता। इस बात को ध्यान रखना। रिवर्स वो कब जा पाता है? रिवर्स जब जा पाता है जब वो कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाता है, तभी वो सारे एस्पेक्ट को समझने भी लगता है कि अगर लंबा गिलास है तो उसमें ज्यादा नहीं होगा, अगर छोटा है तो उसमें कम पानी नहीं आएगा, तो वो वहां पर रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो इरिवर्सिबल थॉट है उसके, यानी अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे। देखिए, मैंने आपको पियाजे और वाइगोस्की का डिफरेंस पहले भी बताया था कि पियाजे जो है लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, वो सॉरी वाइगोस्की जो है वो लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, और जो आपके पियाजे हैं वो थॉट पर फोकस करते हैं। पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है, वाइगोस्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। तो इनके व्यूज में यही मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज ईयर्स हैंड्स। यानी कौन सी स्टेज है जहां बच्चा सोचता है? कैसे? अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हैंड से। तो ये सेंसरी मोटर है। सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपकी, जब बच्चा अपने सेंस से सीखता है। ये सेंस ही तो है आपके देखना, सुनना, हाथों से छूना, तो ये उसी स्टेज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। पियाजे ने कौन सा कॉन्सेप्ट को अंडर एस्टिमेट किया है? तो सिंपल सी बात है, पियाजे जो हैं वो क्या मानते हैं कि जो नॉलेज है वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। तो ये अगर मैं बात करता हूँ हियरडिटी, ये भी अंदर से है, ईगो सेंट्रिक स्पीच ये भी अंदर से है, और एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड, यानी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बच्चे के अंदर से होता है। तो उन्होंने किस चीज को अंडर एस्टिमेट किया? उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया किसे? सोशल इंटरेक्शन को, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बाहर से आता है। और इस पर जो फोकस, यानी इसको जो फोकस किया है वो वाइगोस्की ने किया है, जीन पियाजे ने इसे इग्नोर किया, अंडर एस्टिमेट किया सोशल इंटरेक्शन को। आगे देखेंगे, Which one of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? यानी इनमें से कौन सी ऐसी इंप्लीकेशन है, कौन सी ऐसी बात है जो पियाजे की थ्योरी के हिसाब से नहीं है, यानी पियाजे से नहीं ली जा सकती? कौन सी है वो? सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, तो लर्न तो करता है, बिल्कुल है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और पियाजे ये भी मानते हैं कि इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अलग होता है। डिस्कवरी लर्निंग, पियाजे ये भी इस बात को भी मानते हैं कि लर्निंग में डिस्कवरी होनी चाहिए। लेकिन पियाजे जो बात नहीं करते वो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, यानी पियाजे इस बारे में बात नहीं करते कि वर्बल टीचिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर यही होगा। फिर है आपका, अ टीचर शोज टू आइडेंटिकल क्लासेस। देखिए, दो एक से गिलास दिखाता है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ जूस, और उसके अंदर बराबर जूस भर देता है, और फिर उसे एम्प्टीज कर देती है इन टू डिफरेंट ग्लासेस, यानी दो अलग अलग ग्लासेस के अंदर उन्हें फिर डाल देती है। एक होता है उसके अंदर लंबा गिलास और एक होता है उसके अंदर चौड़ा गिलास। फिर बच्चे से पूछती है कि पहचानो कि किस गिलास के अंदर ज्यादा जूस है। तो स्टूडेंट कहता है कि जो लंबा गिलास है उसके अंदर ज्यादा जूस है। तो बताइए बच्चा कौन सी स्टेज के अंदर चल रहा है, और ये बताइए कि बच्चा जो है वो क्या नहीं समझ पा रहा है।
मैंने आपको बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा, जब भी तो बता रहा है कि जो लंबा ग्लास है उसके अंदर ज्यादा पानी आएगा, जो टॉल है, जो लंबा गिलास है उसके अंदर ज्यादा पानी आएगा। अगर ऐसा बच्चा बोल रहा है, अगर ऐसा बच्चा बोल रहा है कि जूस जो है लंबे गिलास में आ रहा है, तो वो इसका मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। और जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने एक चीज पढ़ी थी, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब सेंटर, तो वो वहां पर सेंटर होता है। सेंटर का मतलब होता है जब वो एक ही एस्पेक्ट को समझ जाता है, यानी अगर उसे बस एक चीज दिख रही है लंबी है तो इसमें ज्यादा आएगा, तो वो एक एस्पेक्ट को समझ रहा है, सिर्फ एक ही पहलू को समझ, सिक्के के एक ही पहलू को समझ रहा है, दूसरे पहलू को वो नहीं समझ पा रहा, तो वो सेंट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं हर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद, तो वो किस चीज से डील नहीं कर पा रहा है, डीसेंटरिंग से। यानी जो डीसेंटरिंग होती है ना, यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना, वो उसे नहीं समझ पा रहा है। और उसके अंदर सेंट्रेशन की फीलिंग है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सेंट्रेशन होता है, डिसेंट्रेशन नहीं होता। तो उसके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो डिसेंट्रेशन की है। यानी अगर उसके अंदर डिसेंट्रेशन होती तो वो बता देता कि हाँ ये दोनों, इन दोनों गिलासों में सेम पानी है, चाहे वो लंबा है चाहे वो चौड़ा, उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो डिसेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इस एज में बच्चा सेंट्रेशन की तरफ सोचता है, डिसेंट्रेशन की तरफ नहीं सोचता। नेक्स्ट देखेंगे, शी हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल, यानी भाई सिंपल सी बात है कि राइस खाने लगी दाल के साथ विद हर हैंड। व्हेन शी हैज गिवन दाल एंड राइस, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट सीसिंग। और जब ये दोबारा उसे दिया गया, यानी पहले तो स्कीमा उसने ये चीज लर्न कर ली थी कि जो दाल चावल है वो हाथ से खाते हैं, तो दूसरी बार उसने अपना दाल चावल को मिलाया और दूसरी बार उसने आराम से खाने लगी। इससे क्या हुआ, उसने क्या किया, शी हैज एकोमोडेट, एसिमिलेट या अप्रोप्रिएट या इनिशिएट। मैंने बताया था अपने स्कीमा के अंदर, स्कीमा पर बेस, यानी जो उसने सीखा था उसके बेस कोई एक्टिविटी करना, उसे एसिमिलेट करते हैं। ये मैंने बता दी थी आपको बात। जब आपके पास कोई स्कीमा होता है, यानी आपने कोई छोटी चीज सीख रहे होते हैं, उसी को बेस बना के फिर आगे आप कोई काम करते हो, तो उसे आप एसिमिलेशन बोलते हैं। तो सही इसका आंसर होगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजेस प्रिंसिपल रिलेटेड टू, पियाजे का जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड, सिंपल सी बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है पियाजे ने। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग से कौन से, सिंपल सी बात है, रॉट मेमोरी तो कहीं पे भी नहीं आएगी, यानी रट्टा, रट्टे की बात कहीं नहीं है। कॉग्निटिव, जीन पियाजे ने तो नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करना सिखाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताई है, लर्निंग बाय डूइंग बताई है, प्रोजेक्ट मेथड बताए हैं, लेकिन रट्टा मारने को नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, तो यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, द टर्म यूज्ड बाय पियाजे टू रेफर वन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। हाँ, वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, यानी किसी का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमा है। मैंने आपको बताया था ना कि जब बच्चा शुरुआत करता है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर किससे बनता है, कंस्ट्रक्शन किससे होता है। आपने अपना घर बनाया, आपका अपना घर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ईंटों से ही तो बना, तो छोटे छोटे स्कीमा जो लगे हुए हैं, जिन्हें मैं ईंटें बार बार बोले जा रहा था, तो वो मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि बच्चे के स्ट्रक्चर होता है कॉग्निटिव स्कीमा से होता है। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोच रहा है, लॉजिकली दोनों में सोचता है, कॉन्क्रीट में भी सोचता है और फॉर्मल में भी सोचता है लॉजिकली, और जो प्री ऑपरेशनल में इलॉजिकली सोचता है। ध्यान रखना, प्री ऑपरेशनल में इलॉजिकल सोचता है, ये जो प्री ऑपरेशनल है इलॉजिकल होते हैं इसमें इसके थॉट। ठीक है, इलॉजिकल, कॉन्क्रीट में लॉजिकल हो जाते हैं और फॉर्मल में भी लॉजिकल होते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन आती है, तो दोनों में लॉजिकल हैं तो फिर क्या करें, इस बात को ध्यान रखना, कॉन्क्रीट के अंदर ठोस चीज है जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, तो ये इसी की तो बात कर रहे हैं। और यहां लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो अमूर्त, जो दिख नहीं सकता, यानी वो लॉजिकल चीजें जो दिख सकती हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती हैं, वो लॉजिकल चीजें जो नहीं दिख सकती वो आपके ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशन में आती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, सवाल पूछ रहे हैं लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, तो इसका मतलब कॉन्क्रीट की बात कर रहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अ मेथड, अ गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेज। हाँ, तो मॉन्टेसरी प्ले, ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे आपके इन्फेंसी यानी बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं सारे मेथड, तो ये सही आंसर ये होगा। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग,
द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किससे मॉडिफाइड होता है, इस बात को हमेशा हमें आपको ध्यान रखना है कि किससे मॉडिफाई होगा। ठीक है, पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, सारे कंसेप्ट भी सिखाए थे कि भाई एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, और ये फिर एकोमोडेशन क्या होता है, न्यू स्टेजेस क्या होती है, स्कीमा होता है सबसे पहले आपके पास, स्कीमा पे आप फिर जब स्कीमा को बेस बनाकर कोई चीज नई चीज देखते हो आप, तो आप उसे आप एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने जो डिस्कस की थी उसी पर ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी अगर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, मैं टाइम दे दूंगा क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए मैं बता देता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाइड किया जाता है किससे, एसिमिलेशन से। यानी जब आपका एसिमिलेशन होगा, ठीक है, फिर आप उस आपका डिसइक्विलिब्रियम भी होगा, फिर आप एकोमोडेट करेंगे, तो ये मॉडिफाई आपका एसिमिलेशन से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएट करती है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं, इस एज में तो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं करेगा, लॉजिकल। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एनालाइज तो कर ही नहीं सकता। कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज के बारे में भी पता नहीं 2 साल के बच्चों को क्या सोशल इश्यूज के बारे में, हाँ इमिटेशन होता है, मेमोरी होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। मोटर सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीट कंसेप्ट, कॉन्क्रीट यानी जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो ये चेयर भी देख सकते हैं, मोशन होता हुआ देखते हैं, फोर्स लगती हुई देखते हैं, तो सही आंसर इसका एबिलिटी होगा। ये एबिलिटी जो है ये कॉन्क्रीट कंसेप्ट का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टेटेड बाय पियाजे, पियाजे ने किसके बारे में बात नहीं की, एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात की है, लेकिन पियाजे ने क्या बात नहीं करी, सोशल ट्रांसमिशन के बारे में बात नहीं की है। नेक्स्ट देखेंगे, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड कंसेप्ट रादर देन एब्स्ट्रक्शन इन children's thinking is grounded in concrete experiences and concept rather than abstraction in which stage, देखिए यानी जब बच्चा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले लेता है, तो कॉन्क्रीट कब लेता है, कॉन्क्रीट स्टेज में लेता है, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन को नहीं लेता। तो कॉन्क्रीट वाली स्टेज कब आती है, ठीक है, कॉन्क्रीट स्टेज आती है आपकी 7 से 12 साल, ये मैंने आपको बताया था, 7 से 11 साल या 7 से 12 साल, दोनों में से कुछ भी, तो सही आंसर ए होगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी आपके जो सेंसरी मोटर स्टेज है, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट बाय यूजिंग सेंस, बिल्कुल सही आंसर है, अपने सेंस से ही सीखता है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गैंग एज पीरियड, गैंग एज पीरियड होता है आपका चाइल्डहुड, ध्यान रखना हमेशा, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्री गैंग एज पीरियड क्या होता है, वो होता है आपका इन्फेंसी, ध्यान रखना, और पोस्ट गैंग एज हो जाता है आपके ये रहा आपका एडोलेसेंस, तो ये आपका गैंग एज होता है आपका, तो इसे ध्यान रखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करना, चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं, फिजिकल स्किल्स का नहीं, या फिर इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, या आपकी जो बुद्धि है उसका डेवलपमेंट करने को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड द बेस्ट, यानी वो कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वो है आपका स्कूल एंड क्लासरूम, ये सबसे बेस्ट है जहां पर आपका संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वर आइडेंटिफाई, 4 स्टेजेस किसने दी हैं, पियाजे ने दी हैं हमारे। ड्यूरिंग 6 to 10 years चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, यानी जब 6 साल से 10 साल का बच्चा होता है तो वो स्कूल के अंदर डिफरेंस, मतलब स्कूल के अंदर वो इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है, ह्यूमन बॉडी, रिलीजन या सेक्स के अंदर नहीं। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, दोबारा ही क्वेश्चन आ गया, लॉजिकली जब आप ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में सोचेंगे तो आप समझ लीजिए आप कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल यानी कॉन्क्रीट ठोस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे लॉजिकली, ठीक है, तो आपका सही आंसर डी होगा।
चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दिस स्टेटमेंट, ये किसका, पियाजे का स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखे आपने देखा भी होगा। कोई क्वेश्चन देखिए सी टेट से है, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन आपका ये रहा राजस्थान टेट से है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं आपके, और हर टेट से, यूपी टेट से देखिए, फिर है आपका देखिए यूपी टेट से सन 2011 में आया था, देखिए पंजाब टेट से ये क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी कलेक्शन था इनको कलेक्ट कर लिया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जीन पियाजे के, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आपकी जो अगली वीडियो होगी द वाइगॉस्की का एंड, यानी इस बार तो हो गया है पियाजे का एंड, पियाजे की एक ही वीडियो में सब चीज हमने खत्म कर ली है, अब हम खत्म करेंगे किसे, वाइगॉस्की को। वाइगॉस्की को एक वीडियो में, अगली जो वीडियो होगी वाइगॉस्की की होगी, उस पर बातचीत होगी हमारी, उसके बारे में हम समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसे भी एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, ताकि आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर स्टेइंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द एजुकेट।